भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनी और किस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को विधायिका का कार्य भी सौंपा गया था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज हम लोगों का संविधान सभा का गठन एवं संविधान के निर्माण का सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि संविधान सभा की मांग किनके किनके द्वारा किया गया था और फिर संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के आधार पर किया गया था। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को जानने से पहले पिछले क्लास के कुछ बातों को जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा की स्थापना हुई थी और फिर 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और फिर बाद में इसी प्रथम सत्र में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तब उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने का मतलब पेश करना, यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन अब सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह उद्देश्य प्रस्ताव था क्या। तो जिस संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, तो उस संविधान सभा के कई सारे उद्देश्य थे। तो उन्हीं उद्देश्यों के प्रस्ताव को बताने के लिए कि संविधान सभा का क्या क्या उद्देश्य है, उन्हें प्रस्ताव में बताने के लिए जो है पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जिस प्रस्ताव को पेश किया गया उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया कि संविधान सभा का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने जिस प्रस्ताव को लाया उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। तो जब पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया, तो इनके प्रस्तुत करने के साथ ही 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की वास्तविक कार्यवाही प्रारंभ हुई। क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है या आप में से ही कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि चूंकि संविधान सभा की गठन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही जो शुरू हुई होगी वह 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया, तब उसी दिन उनके उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के साथ ही संविधान सभा की वास्तविक कार्रवाई प्रारंभ हुई। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे
एवं दर्शन की झलक देखने को मिलती है। दर्शन कहने का मतलब भूमिका, परिचय। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक देखने को मिलती है। लेकिन यह झलक कैसे देखने को मिलती है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन प्रस्ताव को रखा गया था, मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन बातों को कहा गया था। तो आइए उन बातों को जान लेते हैं। तो यहाँ जो भी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में इस उद्देश्य प्रस्ताव से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि उद्देश्य प्रस्ताव में पहला पॉइंट क्या कहा गया था, कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्वतंत्र का मतलब तो समझ रहे हैं, लेकिन संप्रभु का मतलब क्या होता है। संप्रभु का मतलब हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सरल शब्दों में। अगर संप्रभु को समझें तो संप्रभु का मतलब यह हुआ कि भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब भारत किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, तो उसे ही संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गणराज्य, गणराज्य किसे कहा जाता है। गणराज्य उन देशों को कहा जाता है जिसके राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि निर्वाचित होते हैं। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो कहा गया था, पहली बातें वह था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की भी इस उद्देश्य प्रस्ताव में घोषणा की गई थी। यानी भविष्य का जो प्रशासन चलाया जाएगा, तो उसी प्रशासन को चलाने के लिए अपने लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा किसमें की गई थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है कि भारतीय गणराज्य एक संघ होगा और यह संघ जो है किसको किसको मिलाकर भारत को एक संघ बनाया जाएगा, तो ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा भारत के बाहर के वह क्षेत्र जो इस संघ में शामिल होना चाहते हैं, तो वह भी इस संघ का हिस्सा हो सकते थे। तो उन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर, यानी ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत एवं भारत के बाहर के वह क्षेत्र जो इस संघ का हिस्सा होना चाहते थे, तो उन सभी को मिलाकर भारतीय गणराज्य को एक संघ होना था। और जब भारतीय गणराज्य एक संघ हो जाएगा, तब वह संघ एवं उस संघ के सभी राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भारत ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनेगी, तो वह संघ एवं उस संघ के अंदर जो भी राज्य होगी, तो उसमें समस्त शक्तियों का मूल स्रोत जो होगी वह कौन होगी, तो वह जनता होगी। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता एवं समता की गारंटी देने की बात भी इस उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी। तो न्याय, कितने तरह के न्याय? 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता देने की गारंटी दी गई थी। समता कहने का मतलब समानता। तो आइए बात करते हैं कि वह 3 तरह की जो न्याय देने की गारंटी दी गई थी, वह 3 तरह के न्याय कौन कौन से थे? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। फिर बात करते हैं 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी थी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, यही 5 स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। और फिर 2 तरह की समता देने की बात कही गई थी। वह 2 तरह की समता कौन कौन सी थी? तो अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता देने की गारंटी दी गई थी। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में
कि वह है अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी बात कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की भी बात कही गई थी। संघ कौन सी? यही जो यहाँ पर संघ का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं कि भारत की प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाने की भी बात कही गई थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने से पहले उस पर किसका कब्जा था? तो ब्रिटिश शासन का कब्जा था। तो इसी वजह से इसमें इस प्रस्ताव में यह भी बात को कहा गया था कि भारत की जो प्राचीन भूमि है उसे विश्व में उसका अधिकार एवं उसे उचित स्थान दिलाने की बात कही गई थी। तो यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी बातें कही गई थी, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, या संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। कहने का मतलब यह हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में जिस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था, या संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। अब बात करते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव से कैसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। आइए उस पर चर्चा करते हैं। एक तो क्या होगा कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था, ठीक है? तो वह तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 22 जनवरी 1947। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि यूपीपीसीएस 1998 में एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा और उसका आंसर इसी चार्ट में छुपा हुआ है, ठीक है? तो प्रश्न यह पूछा गया था कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। एक बार फिर से प्रश्न कह रहा हूं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था, तो उसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। कैसे? तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की ही अगर बात करें तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बोला गया था कि अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान सभा एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है, ठीक है? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के निर्माण की बात कही गई थी। तो इन्हीं बातों को कब पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो आपने देखा कि एग्जाम में एग्जामिनर कैसे इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछते हैं। तो उसी तरीके से कि मान लीजिए कि इस प्रश्न को पूछा गया है, तो इस चार्ट में से रिलेटेड किसी भी पॉइंट से एग्जाम में इनडायरेक्टली रूप से यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इसमें से किसी भी पॉइंट को ले लिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि बताइए इनमें से ये इस पॉइंट को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। तो क्या होगा? 22 जनवरी 1947 को। देखिए, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम को निकालना आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप उसके शब्द को समझते हैं। और उसके शब्द को आप कब समझिएगा? जब आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा, तभी आप एग्जाम में उसके शब्द को समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। लेकिन काफ़ी हद तक कैसे प्रभावित किया, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे पारित किया गया था, तो आगे चलकर इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से यानी बदले हुए रूप से संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनी थी। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहने का मतलब हुआ संविधान की भूमिका, संविधान की परिचय, यानी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को ही संविधान की परिचय या भूमिका कहा जाता है। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्तावना या उद्देशिका का रूप बना था, उसका प्रारूप बना था, संविधान के प्रस्तावना का प्रारूप बना था। ठीक है, तो जब हम यह देखें कि यही आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना बना, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में प्रस्तावना या फिर उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका भी आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, संविधान सभा के समक्ष उनके सम्मुख पेश किया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बना। तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा में प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह तो था उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड जो भी बातें थी। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुई थी। तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में कुल 3 परिवर्तन हुए थे। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में जो 3 परिवर्तन हुए उसे जानने से पहले हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। तो इस अधिनियम से रिलेटेड आपको 4 डेट को याद रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वह 4 डेट कौन कौन सा है, पहले हम उस 4 डेट को लिख देते हैं। तो एक है 4 जुलाई 1947, ठीक है। दूसरा डेट है 15 जुलाई 1947। तीसरा डेट है 16 जुलाई 1947 और फिर चौथा डेट है वह 18 जुलाई 1947। मतलब 4 डेट कौन कौन सा आपको ध्यान में रखना है। एक 4 जुलाई 1947 का, फिर 15 जुलाई 1947 का, 16 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947। तो आइए भी हम देखेंगे कि इन डेट से किन किन बातों को याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कि 3 जून 1947 को तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर एक योजना इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसे माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून योजना या फिर मनबाटन योजना या फिर बाल्कन प्लान भी कहा गया है। आगे चलकर माउंटबेटन योजना के अनुसार ही तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया, प्रस्तुत किया। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को किसने पेश किया था, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। किस योजना के आधार पर, अनुसार पर, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। कहाँ पर पेश किया था, तो ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे कहा जाता है, तो वहीं पर उन्होंने इस विधेयक को पेश किया था। कब किया था, तो 4 जुलाई 1947 को पेश किया था। तो जब ब्रिटिश संसद की निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में यह विधेयक पेश किया गया था, तो पेश करने के बाद 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स से यह विधेयक पारित हो गया था। और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित होने के बाद 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे कहा जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी जो है यह विधेयक पारित हो गया था। कब, तो उसका डेट था 16 जुलाई 1947 को। जब
ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पारित हो गया, लेकिन अभी यह विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी उस पे राजा की स्वीकृति मिलना बाकी था, यानी राजा का, ब्रिटिश क्राउन का जो है उस पर अनुमोदन होना, साइन होना वह बाकी था। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भी जो है उन पर साइन कर दिया गया, हस्ताक्षर कर दिया गया, और उनके हस्ताक्षर करने के साथ ही इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। और 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त होने के साथ ही यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 डेट यही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस डेट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है उसे ब्रिटिश संसद के निचली सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ निचली सदन लिखेगा भी नहीं। जिस तरह से हमारे संसद के 2 सदन हैं, निचले सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, उसी तरह से ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी 2 सदन हैं, निचली सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स और ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में मतलब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था। फिर 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से यह विधेयक पारित हो गया। यह ध्यान में आपको रखना है, पूछ दिया जाए कि हाउस ऑफ कॉमन से भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, तो वह 15 जुलाई को हुआ था। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कब पारित हुआ था, अर्थात ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन से कब पारित हुआ था, तो वह 16 जुलाई को पारित हुआ था। और उसके बाद फिर पूछ लिया जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, अर्थात यह अधिनियम कब बना था, तो वह 18 जुलाई 1947 को बना था। तो यही 4 डेट याद रखना है, और यहां पर हमें बस इतना ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानना था। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में जो 3 परिवर्तन हुए, तो पहले परिवर्तन की बात करते हैं। तो पहला परिवर्तन था कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया गया। संप्रभु कहने का मतलब अभी हम लोग यहाँ संप्रभु का अर्थ समझ चुके हैं। मतलब यह हुआ कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया गया, कि इसका मतलब यह हुआ कि अब संविधान सभा अपनी स्वेच्छा से कोई भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। ठीक है, तो संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित जो इस अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन कब घोषित किया गया था, किस तिथि को घोषित किया गया था, तो वह 14 अगस्त 1947 को घोषित किया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय, एक संप्रभु संविधान सभा 14 अगस्त 1947 को ही क्यों घोषित किया गया? कोई और डेट को भी तो घोषित किया जा सकता था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, तो स्वतंत्र भारत की यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, या फिर हम कह सकते हैं कि 14 एवं 15 अगस्त के मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा भी जाएगा कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 14 अगस्त 1947 या तो डेट दे दिया जाएगा, या 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, या फिर 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका आंसर जानना है कि इस दिन ही क्यों संप्रभु निकाय घोषित किया गया। तो इसका कारण यह था क्योंकि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को आयोजित की गई थी। तो इसी वजह से 14 अगस्त 1947 को ही संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया था। ठीक है, तो जब स्वतंत्र भारत की, यहाँ पर आपको यह कंफ्यूज
नहीं होना है कि हमारा भारत तो आज़ाद 15 अगस्त को हुआ, क्योंकि क्या है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और उसी के बाद प्रोसेस भारत की शुरुआत, मतलब भारत के प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी थी। और 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही संविधान सभा स्वतंत्र भारत हम कह सकते, क्योंकि 15 अगस्त प्रवेश कर चुका था। तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को ही हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो जब पहली बैठक स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की आयोजित की गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत वर्ड लिखा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय हमारे भारत को गणराज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, बल्कि अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय अधिराज्य का दर्जा दिया गया था, भारतीय उपनिवेश का दर्जा दिया गया था, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वह निर्वाचित नहीं होते थे, बल्कि वंशानुगत थे। और वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो वह ब्रिटिश क्राउन थे। हमारा भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही था। और 26 जनवरी 1950 को चूंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और उसी दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत की जो स्थिति थी वह भारतीय अधिराज्य की थी, भारतीय उपनिवेश की थी, डोमिनियन स्टेट्स की थी, गणराज्य की नहीं थी। बल्कि भारत को गणराज्य की उपाधि कब प्राप्त हुआ? तो वह 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ। उस दिन हमारा भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ। तो जब बात करते हैं कि भारत आज़ाद होने पर इसे अधिराज्य की दर्जा प्राप्त थी, तो यहाँ स्वतंत्र भारत से रिलेटेड जो अभी हम लोग प्रश्न देखे कि यहाँ प्रश्न यही रहेगा, लेकिन स्वतंत्र भारत ना लिख के इसके जगह पर भारतीय अधिराज्य या भारतीय उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट्स लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न को फिर से समझिए कि यहाँ वर्ड को सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि भारतीय अधिराज्य या भारतीय उपनिवेश की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका भी आंसर होगा 14 अगस्त 1947 को। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस स्वतंत्र भारत की जगह लिख दिया जाएगा कि भारतीय अधिराज्य या भारतीय उपनिवेश की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो वह कौन हुए थे प्रथम अध्यक्ष? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एग्जामिनर किसी भी तरह से शब्द को वहाँ पर चेंज कर दे, लेकिन आपको आंसर एकदम सटीक लगा कर आना है। यहाँ पर इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। जिस तरह से आप देख चुके हैं कि हिस्ट्री में एक भी प्रश्न इस बार के बीपीएससी में मेरे लेक्चर से नहीं छूटे थे, मतलब सभी के सभी प्रश्न मेरे लेक्चर से ही आए थे। तो उसी तरह से अगर आप डिटेल में यहाँ पर जो भी आपको बातें बताई जाती है और उसे कॉपी में नोट डाउन करते हैं और उसे फिर रिवीजन करते हैं, तो पॉलिटी में भी आपका एक भी प्रश्न मेरे लेक्चर से नहीं छूटेगा, मतलब एक भी प्रश्न जो है मेरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे शब्द को समझ लिए कि किन किन शब्दों में प्रश्न पूछा जाएगा। यह तो था पहला पॉइंट, यानी पहला जो है संविधान सभा की स्थिति में जो परिवर्तन हुई थी इस अधिनियम के द्वारा। अब फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। तो किस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा एक विधायिका भी बनी? तो वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि विधायिका किसे कहा जाता है। ठीक है, विधायिका तो कानून बनाने वाली इकाई को, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में कि भारत की विधायिका किसे कहा जाता है, तो भारत की विधायिका संसद को कहा जाता है, जो हमारे भारत के लिए कानून बनाने का
कार्य करती है। तो संसद यानी भारत की विधायिका संसद कहलाती है और उस संसद के दो सदन हैं, उसके निचली सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। जिस तरह से भारत की विधायिका संसद कहलाती है, ठीक उसी तरह से राज्यों की विधायिका विधानमंडल कहलाती है, जिसके दो सदन होते हैं। एक निचली सदन को यानी विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो उन राज्यों के विधायिका को विधानसभा कहा जाता है। तो यह तो था विधायिका से रिलेटेड बातें कि विधायिका किसे कहा जाता है, यानी कानून बनाने वाली संस्था को, इकाई को विधायिका कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा अब संविधान सभा को विधायिका का भी कार्य सौंपा गया, यानी संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। तो सरल शब्दों में हम कहें तो सरल शब्दों में मतलब यह हुआ कि संविधान सभा को अब दो अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। दो अलग अलग कार्य कौन से? तो एक कार्य था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कार्य जो संविधान सभा को सौंपी गई थी वह था देश के लिए यानी भारत के लिए आम कानून को लागू करना। लेकिन यह दोनों कार्य जो होता था वह अलग अलग दिन किया जाता था, यानी इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन संपन्न किया जाता था। जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब उस दिन वह स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य करते थे। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तब वह देश के लिए आम कानून लागू करने का काम करते थे। तो इसका मतलब यहाँ से स्थिति यह स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा दो अलग अलग रूप में यानी संविधान सभा की दो अलग अलग रूप में दो अलग अलग बैठक आयोजित की जाती थी। तो यह तो स्थिति यहाँ से समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ से एक प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान सभा की दो अलग अलग रूपों में दो अलग अलग दिन बैठक आयोजित की जाती थी तो क्या उन दोनों रूपों की जो बैठकें होती थी तो उन दोनों बैठकों के अध्यक्षता कोई एक ही व्यक्ति करते थे? तो जी नहीं, उन दोनों बैठकों की अध्यक्षता उन दोनों रूपों के बैठकों की अध्यक्षता अलग अलग व्यक्ति करते थे, एक ही व्यक्ति नहीं करते थे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि संविधान सभा एवं विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता क्रमशः कौन कौन करते थे? तो यहाँ देखिए क्रमशः वर्ड लिखा गया है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीवी मावलंकर करते थे। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और हम यहां पर पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्र भारत की या भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो वह 14 अगस्त 1947 को, और उस स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी आज़ादी से पहले वो अध्यक्ष थे संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी। फिर आज़ादी के समय भी यह अध्यक्ष थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक जो है, जब तक हमारा भारत गणतंत्र नहीं हुआ था, यानी उस समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। इसका मतलब यह हुआ कि 1946 से लेकर 1950 तक जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने रहे? जब इनकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे, ठीक है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ तब उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे।
यह तो था कि जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तब उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन अब बात करते हैं हम दूसरे रूप की, कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में, यानी इसका मतलब दूसरे रूप को हम यह कहते हैं कि विधायिका के रूप में संविधान सभा की जब बैठक होती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता नहीं करते थे। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग देखें कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक जो आयोजित की गई थी वह 14 अगस्त 1947 को, तो ठीक उसी तरीके से विधायिका के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो वह 17 नवंबर 1947 को किया गया था। यहाँ देखिए नोट करके लिखा गया है कि विधायिका के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो वह 17 नवंबर 1947 को। या फिर यह भी लिख दिया जाएगा कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो वह 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसे डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। तो जब भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया तो उसके विधानमंडल को डोमिनियन विधानमंडल कहा गया। ठीक है, तो इसी वजह से जब आपसे यह पूछा जाए कि विधायिका या फिर डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, तो वह 17 नवंबर 1947 को। यह दोनों बात देखिए अलग अलग है और यह दोनों डेट को आपको याद भी रखना है। फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे एक और भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक और तरीके से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या स्वतंत्र भारत की विधायिका के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो उसका भी आंसर 17 नवंबर 1947 ही होगा। तो यहाँ देखिए हर शब्द को आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो जब प्रथम विधायिका के रूप में प्रथम बैठक का आयोजन 17 नवंबर 1947 को हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अर्थात विधायिका के रूप में संविधान सभा के प्रथम बैठक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह जीवी मावलंकर बने थे, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, जो विधायिका के रूप में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और जिसकी प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को आयोजित की गई थी। तो बात करते हैं कि जब विधायिका के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को आयोजित की गई तो इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का विधायिका कौन है? तो वह संसद है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि चूंकि विधायिका के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी 17 नवंबर 1947 को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीवी मावलंकर के बारे में। कि जीवी मावलंकर के बारे में हम यह जान लेते हैं, मतलब कि अभी तक तो हम लोग यह जाने कि स्वतंत्र भारत में विधायिका के रूप में जिस संविधान सभा का बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लेकिन एक बात आपको यह भी जानना होगा कि भारत स्वतंत्र होने से पहले भारत में ब्रिटिश का शासन था, यानी ब्रिटिश काल चल रहा था या ब्रिटिश युग चल रही थी। तो उस ब्रिटिश युग में भी केंद्रीय विधानमंडल था, या फिर विधानमंडल को ही इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत से पहले ब्रिटिश काल की केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जीवी मावलंकर ही थे। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि ब्रिटिश काल या ब्रिटिश युग की केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली एवं स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद किसने संभाला? तो जब यह दोनों पॉइंट एक ही प्रश्न में पूछा जाए तो यह दोनों
मतलब कि जो है उपलब्धि किन्हें हासिल हुई थी, किन्हें प्राप्त हुई थी, तो वह जीवी मावलंकर को प्राप्त हुई थी। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष विधायिका के रूप में संविधान सभा के कौन बने थे? जीवी मावलंकर। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटिश काल में जो केंद्रीय विधानमंडल थी उसके अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर थे। तो इसी वजह से ब्रिटिश काल की केंद्रीय विधानमंडल एवं स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? तो वह जीवी मावलंकर ने संभाला था। जीवी मावलंकर जो आगे चलकर लोकसभा के यानी भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद के निचली सदन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। 1952 से 1956 तक यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। यह तो था दूसरा पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन हुई थी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या अब कितनी रह गई थी इस स्वतंत्रता अधिनियम के बाद? तो वह 299 रह गई थी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है भारत पाक का विभाजन हुआ था 14 अगस्त एवं 15 अगस्त 1947 को। तो भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया था और भारत के कुछ क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान में चले गए थे। यानी भारत के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वह कहाँ चले गए? वह पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि संविधान सभा के गठन के समय संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? वह 389 थी। लेकिन मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में चले जाने के कारण और कुछ देशी रियासतों की संख्या में भी कमी करने के वजह से जो है अब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी? तो वह 299 रह गई थी। तो याद कीजिए कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय कुल सदस्य संख्या 389 थी और उस 389 में से 296 सदस्य संख्या ब्रिटिश भारत से थे। यानी ब्रिटिश भारत कहने का मतलब ब्रिटिश प्रांत से 292 एवं 4 जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। यानी दोनों को मिलाकर ब्रिटिश भारत से 296 कुल सदस्य थे। और देशी रियासत से कितने सदस्य थे? तो देशी रियासत से टोटल 93 सदस्य थे। लेकिन क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 हो गई और उस 299 में से ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य संख्या कितनी रह गई? 229, जो पहले टोटल 296 थी। और अब देशी रियासतों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 70, जो उस समय गठन के समय 93 सदस्य संख्या थी। तो यही था यह तीसरा पॉइंट और यही वह 3 पॉइंट थे जो संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन हुए थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यानी नेक्स्ट जो अगला जो पॉइंट है वह है संविधान सभा की समितियों का गठन करना। पहला हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव पढ़े, दूसरा हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसे देखे। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की समितियों के गठन के बारे में। क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित कार्यों को करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। इन लोगों ने संविधान सभा के द्वारा अनेक समितियों का गठन क्यों किया गया था? तो इसका रीजन था कि संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों को करने के संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था और उन अनेक समितियों में 8 बड़ी समितियां थी जबकि अन्य छोटी समितियां थी। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 8 बड़ी समितियां के बारे में कि वह 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो यहाँ जो भी समितियां और अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं उसे आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार IAS एवं PCS
में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी में भी इस चार्ट से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आईएएस में भी पूछे गए हैं और अदर पीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन 8 बड़ी समितियों को, जान लेते हैं कि कौन कौन सी 8 बड़ी समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो सबसे पहली समितियां हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी समिति संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर बात करते हैं अगले समिति के बारे में, तो वह है राज्य समिति। ठीक है, राज्य समिति, या फिर प्रश्न में कई बार आपको इसके जगह ऐसे भी लिख दिया जाएगा कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य समिति बोलिए या राज्यों से समझौता करने वाले समिति या राज्य के लिए समिति बोलिए, या तीनों बात एक ही है। तो क्या बोले कि राज्य समिति या राज्यों के लिए समिति या राज्य से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बात करते हैं 5वीं समिति के बारे में, तो वह है प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर अगला है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 7वीं समिति है वह है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं 8वीं बड़ी समिति के बारे में। 8वीं एवं लास्ट जो है अंतिम बड़ी समितियां जो थी वह थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार या फिर परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट आपसे यह पूछ दिया जाएगा कि सलाहकार या परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन कई बार प्रश्न जो कि इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, वहां पर आपको सलाहकार या परामर्शदाता समिति नहीं लिखा जाएगा। तो इसी वजह से आपको यह जो 4 पॉइंट इसके साथ जो जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार मतलब यह जो सलाहकार या परामर्शदाता जो बने थे, समिति जो बनाई गई थी, वह किनके लिए बनाई गई थी, तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार या परामर्शदाता समिति बनाई गई थी। तो इसीलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया था कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यही थी वह 8 बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष। लेकिन यह जो 8वीं समितियां जो थी, तो इन 8वीं समिति के 5 उप समिति भी थे। कौन सी, यह जो 8वीं समिति थी, ठीक है, यानी सलाहकार या परामर्शदाता समिति के 5 उप समिति भी थे। तो आइए इस समिति के 5 उप समिति के भी बारे में जान लेते हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार उप समिति, या समिति नहीं बोला जाएगा, एग्जाम में भी आपको समिति नहीं लिखा जाएगा बल्कि उप समिति लिखा जाएगा। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। फिर दूसरा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एचसी मुखर्जी थे। अब देखिए प्रश्न कैसे कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में कि यहां पर जब पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन थे, तो वह जेबी कृपलानी होगा, और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे, एचसी मुखर्जी। लेकिन प्रश्न जो एक बार आईएएस में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर सरदार पटेल हो जाएगा। जब दोनों बातों को एक साथ ही पूछ लिया जाए तो वह सरदार पटेल, लेकिन जब अलग अलग पूछा जाए तो यहाँ देखिए अलग अलग इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि इसी समिति के यह उप समिति थे। फिर बात करते हैं तीसरे उप समिति के बारे में। तो तीसरा उप समिति है उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी बोलिए या पश्चिमोत्तर फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र कहिए। लेकिन इनके अध्यक्ष के बारे में कहीं भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनके 3 सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए इनके 3 सदस्यों के नाम को जान लीजिए, उसे कॉपी में लिख लीजिए। एक नाम था, इनके जो 3 सदस्य थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, दूसरे का नाम था खान अब्दुल समद खां, और तीसरे का नाम था मेहर चंद। तीसरे का नाम क्या था, मेहर चंद खन्ना नाम था। तो चूंकि इस उप समिति के अध्यक्ष के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए आपको इनके 3 सदस्यों के नाम को जानना चाहिए। ठीक है,
फिर बात करते हैं चौथी उप समिति के बारे में। तो चौथी उप समिति है पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भी लिखा जा सकता है। तो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र। इसके जो है इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलोई या फिर गोपीनाथ बोरदोलोई, दोनों कुछ भी मतलब लिख दिया जाता है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ चलिए इस उप समिति में कुछ शब्द है जो कि डिफिकल्ट है, उसे समझते हैं कि यहाँ पर जो अपवर्जित लिखा गया है, अपवर्जित का मतलब क्या हुआ? उसे छोड़कर, मतलब पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र एवं असम के क्षेत्रों को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जो थे उनके अध्यक्ष कौन थे? उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलोई थे। फिर पांचवी उप समिति के बारे में बात करते हैं। तो पांचवी उप समिति जो थी वह थी अपवर्जित अर्थात छोड़े गए क्षेत्र और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र अर्थात आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखा गया है असम के क्षेत्र को छोड़कर, अर्थात शब्द इसी तरह से दे दिया जाएगा, ठीक है। या तो फिर अपवर्जित के जगह छोड़े गए क्षेत्र लिख दिया जाएगा। तो यही जो पांचवी उप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एवी ठक्कर थे। तो यही आठवीं जो समिति थी इसके 5 यह उप समिति थे और उनके अध्यक्ष थे। तो यह तो हो गई 8 बड़ी समितियों के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं कि कुछ छोटी समितियां भी थी। तो आइए उन छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए नाम लिखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं झंडा समिति या फिर राष्ट्र ध्वज समिति भी लिख दिया जाएगा। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर वित्त एवं कर्मचारी समिति या इसी को इंग्लिश में स्टाफ समिति भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी को ही इंग्लिश में स्टाफ कहा जाता है। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति पूछ लिया जाए या फिर आपसे डायरेक्ट स्टाफ समिति पूछ लिया जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर अगला पॉइंट है, अगला जो समिति है वह है कि कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो केएम मुंशी थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट पर गौर कीजिए कि यहाँ देखिए जो 8 बड़ी समितियाँ थी इसमें से एक समिति का नाम था संचालन समिति, जबकि यहाँ छोटी समिति में जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है कार्य संचालन समिति। मतलब अंतर क्या है? सिर्फ कार्य का अंतर है। तो इसी वजह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जब कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष केएम मुंशी थे। कंफ्यूज नहीं होना है और शॉर्टकट में नहीं भागना है कि अच्छा संचालन देख लिए तो ये कार्य संचालन मतलब पूछ दिया गया कार्य संचालन समिति, तो आप में से कई लोग सोचिएगा कि अच्छा संचालन वर्ड दिख गया है ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा देना है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फिर बात करते हैं अगले छोटी समिति के बारे में। तो वह है सदन समिति या फिर उसे ही आवास समिति भी कहा जाता है। तो सदन या आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सितार मैया। पांचवी छोटी समिति का नाम है प्रत्यायक या फिर इसे ही इंग्लिश में क्रेडेंशियल कहा जाता है। तो प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति या फिर प्रत्यायक को ही प्रत्यय पत्र भी कहा जाता है। तो प्रत्यय पत्र या फिर प्रत्यायक या फिर क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अब बात करते हैं अगले छोटी समिति के बारे में। तो वह है संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति या संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जीवी मावलंकर थे। फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति यानी सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस वरदाचारी थे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जिन नामों के बाद ग्रीन कलर का स्टार लगा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यह समिति के अध्यक्ष तो थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर जिन जिन नामों के बाद जो है स्टार लगा हुआ है ग्रीन कलर में, तो ये व्यक्ति जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। और बाद बाकी जितने भी थे वह सभी के सभी संविधान सभा के सदस्य थे। तो फिर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस वरदाचारी। बात अगली छोटी समिति का नाम है नागरिकता समिति और इसके भी अध्यक्ष एस वरदाचारी ही थे।
फिर बात करते हैं अगले समिति के बारे में, वह है देसी रियासत समझौता समिति, या फिर यहीं पर आपको लिख दिया जाएगा रियासत समिति या रियासत समझौता समिति, सभी एक ही नाम है। तो देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं बड़ी समितियाँ में कि राज्य समिति या राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन देसी रियासत से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। अगली समिति है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, यानी प्रारूप संविधान की जांच के लिए, ठीक है, जो विशेष समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति है भाषाई प्रांत आयोग समिति, इसके अध्यक्ष थे एस.के. डार और यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर बात करते हैं अगली समिति मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया थे। और फिर आखिरी छोटी समिति जिनका नाम है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह नलिनी रंजन सरकार थे और यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि संविधान सभा की जितनी भी समितियों का गठन किया गया था तो उनमें 8 बड़ी समितियां थी और जबकि 14 अन्य छोटी समितियां थी, और उसके अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग जाने। यहाँ पर आपको इन सभी समितियों एवं उनके अध्यक्ष को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इन सभी से किसी न किसी पीसीएस में जो है मतलब प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोगों का यहीं तक क्लास रहेगा, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। थैंक यू।